Happy Holi to all. I hope all are okay. I am also okay. So let's start our MCQ session from M. Lakshmikant book. So let's start remaining MCQs today. So देखिए हमने फर्स्ट सेशन में 25 MCQs किए हैं. आज रिमेनिंग 25 MCQ करेंगे. देन नेक्स्ट ऐसे करके एक पूरा MCQ सेशन ख़त्म करेंगे. देन चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. सो 26 MCQ देखते हैं. लॉ एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल इंक्लूड्स. देखिए अथॉरिटी का क्या क्या सोर्स ऑफ सोर्स हैं. सोर्स जो कि हमारे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ये देखिए सोर्स है हमारे अथॉरिटी का. ये आप लोग को लेक्चर में देखिएगा, मैंने बताया है सोर्स ऑफ अथॉरिटी में सब कुछ है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री ये हमारा सोर्स है. लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट जितने हुए वो भी हमारा सोर्स है अथॉरिटी के. एंड थर्ड वन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. ये भी देखिए सोर्स है अथॉरिटी का. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये भी हमारा सोर्स है अथॉरिटी का. सो हमारा राइट ऑप्शन इज 1, 2, 3 एंड 4 सी. राइट ऑप्शन इज सी. ये सब देखिए हमने वीडियो लेक्चर में करा दिए हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसके आंसर्स को. सो आप खुद से वीडियो लेक्चर देखिए और उसको एक बार अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए. 27. Who of the following said, "It is of great importance to smooth working that at all levels authority and responsibilities should be coterminous and co-equal." देखिए मैंने बताया था ना कीवर्ड, जहां पे आएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोटरमिनस एंड को-इक्वल, तो मतलब कि वो हमारे उर्विक जी ने दिया है स्टेटमेंट. उर्विक जी ने बताया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री और पैरेलल चलते हैं, कोटरमिनस है एक दूसरे के. 28 देखते हैं. Who of the following defined authority as the right to give orders and the power to exact obedience? देखिए अथॉरिटी, दो थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी के दो थ्योरीज हमने बताए थे, पोजिशनल थ्योरीज एंड एक्सेप्टेंस थ्योरीज. उसमें जो पोजिशनल थ्योरीज में हमारे जो इसको एडवोकेट किए तो हमारे दो स्कॉलर्स थे. फर्स्ट है मैक्स वेबर एंड सेकंड हेनरी फेवल. तो हेनरी फेवल का स्टेटमेंट है, थ्योरीज है अथॉरिटी को लेके कि अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. तो इसको हमारे हेनरी फेवल जी का स्टेटमेंट है. सो राइट ऑप्शन इज ए. देखिए जो एमसीक्यूज है सच में बताओ बहुत ही एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए लाया है. जो एम लक्ष्मीकांत के जो हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है, अगर आप सारे एमसीक्यूज को कंसेप्ट वाइज अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो जेआरएफ 100% है, कोई नहीं रोक सकता आपका. अगर आप लोग 80% भी एमसीक्यू अगर सॉल्व कर ले रहे हैं अपने आप से, सारे जो एम लक्ष्मीकांत की बुक के पीछे दिया है, तो ये मेरी गारंटी आप लोग का जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता. क्यों? क्योंकि मैंने इसके बहुत ही कम मतलब हार्डली 2 मंथ हमने बुक्स को पढ़ा और इसके एमसीक्यूज सॉल्व किए तो नेट क्लियर हुआ. जो कि मैं अपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूं, ताकि बहुत कम टाइम मिलता है. इवन आई हैव क्लियर्ड नेट ट्वाइस इन लेस टाइम. So I request you all just go through the book and also my lectures and give all the MCQ sessions at your own, so that you clear JRF in your first attempt. आइए देखते हैं नेक्स्ट 29 MCQ. कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन. देखिए इसमें बोला कि जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्यों जरूरी है. सो देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ओवरलैपिंग इन द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज. यस राइट. देखिए हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बीच, एम्प्लॉय उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके कोई ओवरलैपिंग ना हो वर्क का, तो इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट. टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. यस. देखिए जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी गोल्स सेट किए जाते हैं, उस सेट को अचीवमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. सो ऑप्शन बी इज राइट. टू कंसंट्रेट ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क. ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क देखिए नहीं, सभी जितने भी यूनिट है सबके यूनिट के वर्क को एक कोऑर्डिनेट करता है, फोकस करता है. सो ये ऑप्शन देखिए गलत है.
टू कर्ब ग्रोइंग टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पायर बिल्डिंग। यस, देखिए एम्पायर बिल्डिंग के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सो राइट ऑप्शन इज 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन इज 1, 3 एंड 4 सी। सो ऑप्शन सी इज राइट। सॉरी देखिए हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है ना, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी राइट। माई मिस्टेक, सो करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने बताया सही बट ऑप्शन गलत टिक मार दिया। देखिए 1, 2 एंड 4, सो राइट ऑप्शन इज डी। क्योंकि थर्ड नंबर रॉन्ग है तो आप खुद ही मान लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। एंड नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट। देखिए स्टेटमेंट है, ऐसा ही स्टेटमेंट पूछेगा। देखिए कोऑर्डिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट हमारे मुने जी ने दिया था। ये कोऑर्डिनेशन लेक्चर जब मैंने लिया तो उसका फर्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन यही है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंड्रेंस टू कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन का कोई ऑब्स्टेकल कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। नॉट बोल दिया। सो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होगा जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो इसलिए नॉट पूछा है कि पूछा है वो हो सकता है, तो ये सब चीजें प्लीज फोकस कीजिएगा। सो देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, देखिए ये है हिंड्रेंस है। अगर फ्यूचर के जो भी प्लानिंग होंगे, जो भी कुछ चीजें होंगी, अगर उसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब कि उसमें कोई प्रैक्टिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? हमारा कोऑर्डिनेशन हिंड्रेंस होगा। सो देखिए ये है पॉइंट, ये है तो, और क्या पूछा है? नहीं है। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड टेक्निक्स, ये भी देखिए हिंड्रेंस है हमारे कोऑर्डिनेशन का। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ग्रोइंग ट्रेंड्स टुवर्ड क्रिएटिंग न्यू एजेंसीज, देखिए ये भी हिंड्रेंस है हमारा कोऑर्डिनेशन का। हिंड्रेंस हमने बताया था कि जो हमारे एजेंसी जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो भी क्या हमारे कोऑर्डिनेशन में हिंड्रेंस है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, देखिए ये तो कोऑर्डिनेशन में हिंड्रेंस नहीं है, ये तो और क्या है, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से इफेक्टिव करेगा। सो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि नॉट अ हिंड्रेंस पूछा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड्स ए हिंड्रेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज डी। मार्क कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी बट अ कंडीशन दैट शुड परमिट ऑल फेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, देखिए कोऑर्डिनेशन को लेके स्टेटमेंट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा न्यूमैन जी का है। न्यूमैन जी का है। मे बी ये लेक्चर में कंप्लीट ना हुआ हो, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ न्यूमैन का स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेशन को लेके। सो राइट डाउन कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी बट अ condition that should permit all phases of administration. This statement is attributed to Newman. Right option is D. Next, which of the following is an informal means of coordination? See, informal means of coordination पूछा है, तो informal means of coordination होगा सी, लीडरशिप। देखिए ये इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का है लीडरशिप। बाकी तो देखिए प्लानिंग ये फॉर्मल है। इनकलकेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट, ये भी देखिए फॉर्मल मीन्स है। कॉन्फ्रेंसेस जो होंगे ये सब फॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और ये लीडरशिप देखिए कहीं से भी कैसे भी चले, ये क्या है? इनफॉर्मल मीन है। नेक्स्ट, द टेंशन थ्योरी हैज बीन सजेस्टेड बाई, देखिए टेंशन थ्योरी मैंने बताया था कि क्लीवलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया है, जो कि इन्होंने बताया कि क्या है, पॉजिटिव चीज है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के लिए उनके बीच जो एम्प्लॉय है, वर्कर्स, उनके बीच एक क्या होना, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना चाहिए। एक डेलिबरेटली ऐसा प्लान किया जाता है ताकि एक चीजें इनोवेशन वगैरह हो सके। तो ये जो टेंशन थ्योरी है, इसको बेसिकली हमारे क्लीवलैंड जी ने दिया था। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पज। द एबव डिफिनीशन इज गिवन बाई, देखिए ये हमारे जो डिफिनीशन है कोऑर्डिनेशन को लेके, ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमारा है जेडी मुन्ने जी का। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिए हैं जेडी मुन्ने जी ने। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछा है, तो अगर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सबसे पहले क्या जरूरी है? प्लानिंग। प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज प्लानिंग। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हु स्टेट्स दैट द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज अ मेरे मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। देखिए जो ये स्टेटमेंट दिया है ये हमारे हैं। देखिए जो स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इस स्टेटमेंट बता रहा है कि जो ए स्टेटमेंट में एमपी फॉलेट जी, देखिए बेसिकली पहले राइट ऑप्शन इसका ए है, एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट जी ने इसमें बताया कि जो डेलीगेशन है, कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन का ये मिथ है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि मिथ टाइप का है, क्योंकि अगर कोई भी जॉब हमारा सबॉर्डिनेट कर रहा है तो उसकी अथॉरिटी है, और चाहे तो हमारा सुपीरियर उसको लाइक करे या डिसलाइक करे, बट वो जॉब करने की उसके पास अथॉरिटी है। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ जॉब either his superior like or dislike, and he said that the authority belong to the job and functions। मतलब कि इसमें डेलीगेशन को उन्होंने मिथ बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई हमारा सबॉर्डिनेट काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास वो काम करने की अथॉरिटी है। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग वर्क, नॉट ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। राइट, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय एमपी फॉलेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डेलीगेशन। देखिए इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट डेलीगेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। सो देखते हैं। देखिए डेलीगेशन से जो रिलेटेड स्टेटमेंट है उसको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है, इट इज द ऑथराइजेशन टू अ सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे इंडिपेंडेंटली। एस, ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट है। इट डज नॉट कैन नोट द ट्रांसफर ऑफ फाइनल अथॉरिटी। यस, देखिए इसमें क्या होता है कि सुपेरियर सबऑर्डिनेट को तो कोई भी अस्यूम अथॉरिटी दे देगा, बट फाइनल जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो रिटेन होगी किसके साथ? हमारे सुपेरियर के साथ। सो ये राइट ऑप्शन है। दो भी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। थर्ड नंबर देखते हैं, इट हैज अ डुअल कैरेक्टर एज बोथ हैव अथॉरिटी वेस्टेड इन देम साइमल्टेनियसली। एस, देखिए भी राइट है, जो कि हमारे देखिए जो कि एक टेरी जी ने इसके रिगार्डिंग बताया था कि जो हमारा डेलीगेशन है ये डुअल नेचर का है। जैसे बेसिकली कोई भी मान लीजिए सुपेरियर नॉलेज शेयर कर रहा है तो क्या है, नॉलेज जो लेगा, देखिए जिसको आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसके पास तो नॉलेज जाएगा, और वो नॉलेज हमारे जो देने वाला है उसके पास तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है कि अथॉरिटी डुअल नेचर का है। अथॉरिटी जो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे सबऑर्डिनेट के पास चला जाएगा, बट एज वेल एज वो अथॉरिटी सीनियर के पास भी रहेगा, तो इसलिए डेलीगेशन हैज अ डुअल नेचर। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट। एंड फोर्थ, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू सुपरविजन कंट्रोल एंड रिव्यू। गलत है, देखिए इट इज नॉट लगा दिया। डेलीगेशन के लिए जो अगर हम कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो क्या है, वो भी सब्जेक्टेड टू सुपरविजन कंट्रोल एंड रिव्यू होगा। सो एक गलत ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, डी। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, the correct statements about the relationship between supervision and inspections are। देखिए सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन के बीच क्या करेक्ट रिलेशनशिप है उसको देखते हैं एक एक करके। देखिए बहुत ही प्यारा और शानदार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए दम है, दम। अगर आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। देखिए सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन के बीच क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। जो फर्स्ट, इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन। यस राइट। देखिए सुपरविजन हमारा क्या है, ब्रॉड टर्म है, उसका इंस्पेक्शन एक पार्ट है। तो ऑप्शन ए इज राइट। सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, नहीं, देखिए गलत है, हमारा इंस्पेक्शन पार्ट है सुपरविजन का। एंड थर्ड, सुपरविजन इज अ मोर कंप्रिहेंसिव टर्म देन इंस्पेक्शन। यस राइट है। देखिए सुपरविजन हमारा क्या है, ब्रॉड टर्म है। सो थर्ड वन इज अ राइट। नेक्स्ट, फोर्थ, इंस्पेक्शन इज पोस्ट फैक्टो रिव्यू वाइल
while supervision is an operation both before and action and after it। देखिए ये भी सही है। देखिए इंस्पेक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी काम खत्म हो गया उसके बाद हम जाके उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमी थी, उसका फैक्ट फाइंडिंग का काम करते हैं आफ्टर। तो ये क्या है, पोस्ट फैक्टो रिव्यू है। वाइल जो हमारा और सुपरविजन क्या है, सुपरविजन हम शुरू से लेकर अंत तक करते रहेंगे। सो ऑप्शन 4 इज राइट। सुपरविजन इज ए पोस्ट फैक्टो रिव्यू। देखिए यहाँ गलत है, पोस्ट फैक्टो तो नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज 1, 3 and 4। सो ए ऑप्शन इज राइट, 1, 3 and 4। नेक्स्ट, delegation means conferring of a specified authority by a higher to lower authority। This statement is attributed to। देखिए जो बताया है कि जो हमारा डेलीगेशन होता है हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है। जो स्टेटमेंट दिया था कि डेलीगेशन मींस कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय हायर टू लोअर अथॉरिटी, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू मुने। देखिए तो हमारा मुने ने स्टेटमेंट दिया था डेलीगेशन को लेके। नेक्स्ट, delegation of authority means more than simply assigning duties to other in more or less detail। देखिए ये स्टेटमेंट इतना ही है। दिस essence of delegation is to confer discretion upon others to use their judgment in meeting specific problems within the framework of their duties। this statement is attributed to। ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये है जेडी मिलेट जी का। ये स्टेटमेंट जेडी मिलेट जी ने दिया था। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए अब ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। देखिए ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रिंसिपल से दूसरा प्रिंसिपल को रिलेट करने वाला। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए इसका जो है कि बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए किस प्रिंसिपल में इनहेरेंट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, तो इसका है हियरकी। प्रिंसिपल ऑफ हियरकी में जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इनहेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा किसी हियररिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सबऑर्डिनेट होगा उसके इमीडिएट सुपीरियर के सब्जेक्टेड क्या होगा, मतलब अंडर होगा, वो कंट्रोल गाइडेंस सुपरविजन में होगा। तो इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन होता है इनहेरेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ हियरकी के। ड्यू टू हियररिकल लेवल, इन हियररिकल लेवल every subordinate is subjected to control and guidance by their immediate superior। so option C is right। next, the techniques of supervision are। the techniques of supervision, देखिए सुपरविजन के क्या क्या टेक्निक्स है। देखिए बहुत ही अच्छा पहला क्वेश्चन है कि सुपरविजन के क्या क्या टेक्निक्स है। तो मैंने बताया है अपने वीडियो लेक्चर में। देखिए प्रोमुलेशन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स, यस ए राइट ऑप्शन है। जो देखिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अगर उसको प्रोमुलेट करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक सुपरविजन का एक टेक्निक्स है। एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ये भी देखिए हमारा ये भी क्या है, टेक्निक्स है सुपरविजन का। अगर कोई भी प्रोजेक्ट पास कर रहा है हमारा सबऑर्डिनेट और अगर प्रायर अप्रूवल ले रहा है अपने मतलब हायर अथॉरिटी से हेडक्वार्टर लेवल पे, तो हेडक्वार्टर लेवल पे जो हमारे सीनियर्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करेंगे, गो थ्रू जाएंगे ए टू जेड, उसके बारे में पता करेंगे कैसे क्या होगा, कैसे इसको अचीवमेंट किया जाएगा, तो तब ना वो अप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कोई भी प्रोजेक्ट आया सबऑर्डिनेट के द्वारा सीनियर्स को अप्रूव कर दे, नहीं। इसीलिए क्या है, जो प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ये भी हमारा एक टेक्निक्स है सुपरविजन का। एंड थर्ड वन इज अप्रूवल ऑफ की सबऑर्डिनेट पर्सनल्स। देखिए ये भी सुपरविजन का एक हमारा टेक्निक्स है कि जो पहले से कोई मान लीजिए सीनियर ने कोई सबऑर्डिनेट को पहले से अपॉइंटमेंट कर दिया है, तो फिर उन्हीं को अपॉइंटमेंट करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो अच्छे से कर लेगा। तो ये भी हमारा एक टेक्निक्स है। एंड बजटरी लिमिटेशन अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशन, देखिए ये भी हमारा क्या है, सुपरविजन का टेक्निक्स है कि अगर हम बजटरी लिमिटेशन लगा देंगे तो क्या होगा, एक जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होगा और उसके विद इन द लिमिट काम होगा और उसमें मतलब कि अनवांटेड एक्सपेंस से बच जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, सुपरविजन के ही टेक्निक हुआ। सो ऑप्शन 4 इज राइट। ए रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन वर्क प्रोग्रेस, देखिए ये भी सुपरविजन का टेक्निक्स है कि जो भी डेली काम हो रहा है उसका रिपोर्ट अपने हायर अथॉरिटी को देना। तो ऐसे क्या होगा, ये भी एक सुपरविजन का टेक्निक्स है। सो राइट ऑप्शन इज 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सुपरविजन आर। देखिए सुपरविजन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। देखिए ये भी मैंने बताया कि सुपरविजन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सो देखिए
ऑप्शन ए इज मीजरिंग एंड रेटिंग परफॉर्मेंस, यस ये भी इंग्रेडिएंट है। जो कि जो हमारे इंप्लॉय होंगे उनको जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना, ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स है सुपरविजन का। एंड ऑप्शन टू इज रिवार्डिंग फॉर गुड वर्क, ये भी इंग्रेडिएंट्स है सुपरविजन का। एंड ऑप्शन थ्री टीचिंग द पर्सन हाउ टू डू वर्क, यस ये भी इंग्रेडिएंट्स है। फिटिंग ईच पर्सन हार्मोनियसली इनटू अ वर्किंग ग्रुप, यस ये भी इंग्रेडिएंट्स है। सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच जॉब, यस ये भी राइट है। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, 1 2 3 4। देखिए जो लोग डायरेक्ट एमसीक्यू सेशन देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 25-35 मोस्टली ऐसे ही है मिनट के, तो आप पहले एक बार लेक्चर देख लीजिए फिर आप एमसीक्यू कीजिएगा, फिर रियली बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा आप लोगों को अगर खुद से करेंगे तो। सो नेक्स्ट 45, who of the following distinguishes between substantive supervision and technical supervision। देखिए टाइप्स ऑफ सुपरविजन जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि सब्सटेंटिव सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन का जो क्लासिफिकेशन दिया था हमारे मिलेट जी ने दिया था। सो राइट ऑप्शन इज सी। और देखिए सब्सटेंटिव सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन क्या है, the substantive supervision deals with the actual work done by an agency, while the technical supervision concerns with the methods by which the work is done। देखिए हमारा जो हमारा सब्सटेंटिव होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो एजेंसीज करती है वो हो गया सुपरविजन उस टाइप का। एंड टेक्निकल क्या होगा, एक मेथड्स हो गया, जो मेथड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो, ये भी एक प्रकार का सुपरविजन है। तो राइट ऑप्शन इज जी, सी, इसको जेडी मिलेट जी ने दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्ट ऑफ सुपरविजन। देखिए एन एक्सपेक्ट ऑफ सुपरविजन नहीं है। देखिए एस्पेक्ट ऑफ सुपरविजन मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हमारे बेसिकली एस्पेक्ट क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, तो बेसिकली एस्पेक्ट यही हुआ। तो जो हमारे एफएम मार्क्स जी ने बताया था, एफएम मार्क्स जी ने बेसिकली 3 फेजेस बताए थे, 3 एक्सपेक्ट ऑफ सुपरविजन का। तो वो एक्सपेक्ट क्या क्या थे, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्ट थे, पर्सनल एक्सपेक्ट एंड टेक्निकल एक्सपेक्ट थे। तो इसमें तो पूछा है नहीं है, तो नहीं है कौन सा होगा, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट नहीं है। बाकी ये तीनों है हमारे आईपीटी। सो राइट ऑप्शन हमारा, देखिए अगर पूछता है एस्पेक्ट कौन कौन से हैं तो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड पर्सनल एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट। एंड नेक्स्ट, द ह्यूमन रिलेशन डायमेंशन ऑफ सुपरविजन वाज हाईलाइटेड बाई। देखिए जो ह्यूमन रिलेशन डायमेंशन ऑफ सुपरविजन के हाईलाइटेड बाई, देखिए जो ह्यूमन रिलेशन डायमेंशन ऑफ सुपरविजन किसके द्वारा दिया गया था, विलियमसन एंड फॉलेट के द्वारा। सो राइट ऑप्शन इज 2 and 4, डी, 2 and 4। नेक्स्ट, which of the following is correct about the difference between supervision and span of control। देखिए सुपरविजन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल का में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है। सो देखिए सुपरविजन इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स बीइंग डायरेक्टेड, वाई, देखिए सुपरविजन द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट बीइंग डायरेक्टेड, गलत, ये क्या है, ये हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है। वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट, गलत, देखिए उल्टा दे दिया, इसमें क्या है डिफिनेशन उल्टा दे दिया, तो ये सही नहीं है। सुपरविजन इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर, गलत, देखिए सुपरविजन इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ये भी नहीं है। और वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिसीविंग ऑर्डर्स है यूनिटी ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, देखिए यूनिटी ऑफ कमांड है ये, तो ये भी गलत है। सुपरविजन इज डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट्स वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए सुपरविजन का तो डेफिनेशन सही दिया है, सुपरविजन इज डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट्स वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ये गलत दे दिया है। एंड सुपरविजन इज डायरेक्टिंग गाइडिंग द सबॉर्डिनेट्स वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स बीइंग डायरेक्टेड, यस ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 49 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुपरविजन आर करेक्ट। अब देखिए सुपरविजन के रिगार्डिंग क्या क्या ऐसे स्टेटमेंट है जो करेक्ट है।
इन फोर एमसीक्यूज में देखना है आप लोगों को। सो नंबर 1, इट इज एन एक्ट ऑफ ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स एक्टिविटी। यस, देखिए राइट है, इट इज एन एक्ट ऑफ ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट सही है। इट इज अ सिनोनिमस विथ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ सिनोनिमस विथ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, देखिए गलत है, नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? फॉल्ट फाइंडिंग, कोई फॉल्ट फाइंडिंग के लिए किया जाता है। कोई भी चीज बाद में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है उसके सिनोनिमस नहीं है। इट इज अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, सुपर एंड विजन। देखिए यस, इट इज अ सुपर और विजन का इसका कंपाउंड है, मीन्स ओवरसीइंग। इसी का दोनों वर्ड का मतलब होता है ओवरसीइंग। So option 3 is right and 1 is right. Next, it is more than superintendence as an administrative job. देखिए जो हमारा हेड होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, उनसे भी ज्यादा हमारा सुपरविजन होता है, मतलब एक प्रकार से बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। सो ऑप्शन 4 इज राइट। सो ऑप्शन डी इज राइट, 1, 3, 4 एंड लास्ट आज के सेशन का लास्ट एमसीक्यू दैट इज 50, क्योंकि बेसिकली 25 एमसीक्यू का सेशन ला रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोग को भी इंटरेस्ट लगे करने में, नहीं तो बोर हो जाएंगे। सो हैव अ लास्ट एमसीक्यू, द स्टाफ मस्ट हैव पैशन फॉर एनोनिमिटी, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। देखिए पैशन फॉर एनोनिमिटी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टाफ एंड लाइन एजेंसी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए जो स्टेटमेंट है कि स्टाफ मस्ट हैव पैशन फॉर एनोनिमिटी, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रोनलो कमिटी, जो कि यूएसए का एक कमेटी है, 1937 में बना था। तो इस कमेटी का में जो बताया था कि जो हमारे उन्होंने बताया था कि दे डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद पीपुल डायरेक्टली, दे फंक्शन एनोनिमसली according to the Brownlow Committee of USA, which is formed in 1937. The staff should have passion for anonymity. So right option is D. So once again I am requesting, go through video lectures one by one and then come to MCQ session, then you feel more confidence while doing this MCQ session. सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट सेशन में MCQs और लाएंगे और इसको जल्दी से कंप्लीट करके अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल वंस अगेन।